अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, इस वक्त मैं बहुत ही अहम खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल शामी बागियों का जो सिलसिला चल निकला है और वहाँ के जनाब बशारुल असद जो हैं, आपको उसके बारे में पता चल गया होगा कि वो अपने मुल्क से फरार हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके हवाले से कुछ बहुत बुरी खबरें आ रही हैं और खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि वो जिस तैयारे के अंदर फरार हुए थे वो तैयारा हादसे का शिकार हुआ है और उसके बाद जो मुख्तलिफ लोग हैं उनकी डेथ्स हुई हैं। इसकी क्या हकीकत और सदाकत है, इसके बारे में आज के वीडियो में आपको बताऊंगी और साथ ही आपको ये बताऊंगी कि वो लोग जो जानना चाहते हैं कि असल में शाम के अंदर हो क्या रहा है और खास तौर पे शाम में अल असद खानदान के जो 50 साला इक्तदार है उसके ऊपर एक नजर डालेंगे और 50 साला इक्तदार कैसे एक चुटकी के अंदर जो है वो खत्म हो गया। इससे पहले आपके सामने बांग्लादेश की मिसाल है जहां पर शेख हसीना जो है वो पिछले काफी सालों से इक्तदार के मजे लूट रही थी, लेकिन फिर उसके बाद वहां के अवाम ने जिस तरह से एकदम से इनकलाब बर्पा किया वो आपके सामने है। और अगर हम तैयारा हादसे की बात करें तो आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि ईरान के एक सरबराह जो हैं वो भी तैयारा हादसे के अंदर जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। और आज से बहुत अर्सा पहले पाकिस्तान में भी इसी तरह एक लीडर की डेथ हुई थी जिनका नाम था जनरल जियाउल हक। क्या ये तैयारा हादसा जो है ये वाकई हो जाता है या ये करवाया जाता है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये तमाम चीजें आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। कोशिश करूंगी कि बहुत ही आसान सी समरी के थ्रू आप लोगों को वो चीजें समझा सकूं जो बहुत सारे लोग आकर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि एग्जैक्टली इसकी डिटेल्स क्या हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो गैर मुल्की मीडिया है जो इस वक्त इन चीजों को रिपोर्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है और दावा किया है कि शाम का जो दारुल हुकूमत है, आपको पता है शाम का दारुल हुकूमत है जी दमिश्क, वहां पर जो बागी हैं उनके दाखिल होने से पहले ही बशारुल असद जो हैं वो एक तैयारे में नामालूम मकाम की जानिब जो है वो चले गए थे। वो वहां से भाग गए थे बिल्कुल वैसे ही जैसे शेख हसीना गई थी। जबकि बशारुल हसन के बारे असद के बारे में कहा जाता है कि वो तो दमिश्क को या शाम को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे, लेकिन जो बागी थे उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद उनके पास लास्ट ऑप्शन ये बची थी कि वो वहां पर तैयारी के जरिए वहां से चले जाएं। इस हवाले से अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम मोहम्मद गाजी अल जलाली जो हैं उनका यह कहना था कि उनकी जो आखिरी बात हुई थी बशारुल असद के साथ, उन्होंने कहा कि वो हफ्ते की रात को हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा अब तक उनके साथ कोई राब्ता नहीं। उन्होंने कहा कि जब मैंने उन्हें सूरत हाल से आगाह किया तो उनका कहना था कि अगली सुबह इस मामले के ऊपर बात करते हैं। अमरीकी अखबार है जी न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने गैर मुसद्दका इतलात के हवाले से बताया है कि बशारुल असद जो हैं 8 दिसंबर की सुबह को YKATA नंबर है जी IL-76, ये था उनके तैयारे का नंबर, उसके जरिए से दमिश्क से फरार हुए। लेकिन उनकी लोकेशन के बारे में अब तक उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं हो सका कि एग्जैक्टली उनकी लोकेशन क्या है। अच्छा, अब यहां पर आपको बता दूं फ्लाइट रेडार जो है 24 उसके मुताबिक बशारुल असद जो है वो सीरीन एयरलाइन के थ्रू जो है फ्लाइट नंबर 9218 के जरिए दमिश्क से रवाना हुए थे। तैयारे ने पहले शाम, उसके बाद इराक, उसके सरहदी इलाके की जानिब जो है वो उड़ान भरी थी। फिर अचानक उनका तैयारा बहीरा रोम की तरफ जो है वो मोड़ लिया गया था, जिसपे काफी लोग हैरान हैं कि पहले वो गए कहीं और को थे, फिर उनका तैयारा जो है वो किसी और तरफ मुड़ गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उन्होंने बताया कि 4 इंजन वाला बशारुल असद का जो तैयारा है उसके मंजिल के बारे में किसी किस्म की मालूमात अब तक मालूम नहीं हो सकी। रेडार के ऊपर मौजूद जो डेटा था उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि बशारुल असद का जो तैयारा है वो बागियों के जेरे असर शहर हुमस के शुमाल मशरिक की तरफ जो है वो दरअसल गया था। फिर अचानक तैयारे का रुख जो है वो शाम की साहिली पट्टी की जानिब जो है वो मोड़ दिया गया था। बशारुल असद का जो तैयारा है वो 2 मिनट का रेडार डेटा जो है उसको दस्तयाब करता है, लेकिन बाकी जो उसका डेटा है वो अभी तक नहीं पता चल रहा। बताया जा रहा है कि बशारुल असद का जो तैयारा है उसको 8725 फीट की बुलंदी से मुसलसल नीचे की तरफ यानी कि जाते हुए देखा गया, जिसके कभी इम्कानात हैं कि उनका तैयारा जो है वो अब तक किसी हादसे का शिकार हो चुका है। तैयारे की रफ्तार के बारे में अगर आपको बताऊं तो कहा जा रहा है कि 819 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उसको रिकॉर्ड किया गया था और फिर ये रफ्तार जो है ये 64 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच चुकी थी। कुछ गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि बशारुल असद का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है और इस हवाले से अभी तक तस्दीक नहीं की जा रही, लेकिन क्लेम्स यही किए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि शाम के अंदर अल असद खानदान का जो
50 साल इक़्तिदार खत्म हुआ है, इसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि सदर हैं जी बशारुल असद, वो दरअसल अपने मुल्क से यानी शाम से फरार हुए और उसके बाद बागी ग्रुप है जी जिसने वहां पर कब्जा किया है, उसका नाम है अल शाम मलेशिया। उसके जो सरबराह हैं उस बागी ग्रुप के, उसका नाम है जी मोहम्मद अल जुलानी। उन्होंने अपने बयान के अंदर कहा है कि पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार तक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। ये उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर आज़म है वो चलाते रहेंगे सारा सिलसिला जब तक कि इक़्तिदार की मुंतकिली नहीं हो जाती। आपको बताऊं कि किस तरह से अल असद खानदान ने शाम में इक़्तिदार का आगाज किया और आज किस तरह से वो जवाल का शिकार हुआ है, इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताती हूँ। दरअसल 1970 और 1971 में हाफिज अल असद ने बगावत की क़यादत की थी और उसके बाद वो सदर बन गए थे। हाफिज अल असद जो है वो उस वक्त शामी हुकूमत में वजीर दिफा हुआ करते थे और उन्होंने एक तहरीक की क़यादत शुरू की और फिर वो 16 नवंबर 1970 को फौजी बगावत में शामिल हो गए थे। 1971 में बास पार्टी है उसके उम्मीदवार के तौर पे शाम के सदर मुंतखब हुए और उसके बाद उनके मुकाबले पर कोई भी उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो जीत गए। 1973 के आते आते इसराइल से जंग शुरू हो गई। शाम और मिस्र ने इसराइल के ऊपर अचानक जब हमला किया तो उसके बाद 1967 की 6 दिन की जंग में इसराइली कब्जे में जाने वाली जमीन को दोबारा हासिल किए जाने के लिए तगोदो जो है वो शुरू हो गई। मगर उस जंग में दोनों ममालिक जो थे उनको शिकस्त हुई और शाम गोलान की पहाड़ियां इसराइल जो है उसने कब्जा कर लिया और उसको देने के ऊपर मजबूर हो गया। शाम को अपनी पहाड़ियां जो है वो देनी पड़ी। 1982 के आते आते हमा के अंदर कत्लेआम शुरू हो चुका और उसके बाद हाफिज अल असद हुकूमत ने हमा शहर में अखवानुल मुस्लिमीन की तहरीक के खिलाफ खूनी ऑपरेशन शुरू किया। मुख्तलिफ तखमीनों के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो हुकूमती क्रैकडाउन में 10 से 40 हजार अफराद जो हैं वो उस वक्त हलाक हो गए। 1994 के आते आते बासिल अल असद के इंतकाल के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि बासिल अल हाफिज अल असद जो हैं उनके बड़े बेटे और उनके मुमकिना जानशीन थे जो 1994 में गाड़ी के एक हादसे के अंदर जो है वो हलाक हो गए थे। उस वाक़े के बाद हाफिज अल असद ने अपने छोटे बेटे जिसका नाम दरअसल बशारुल असद था उनको क़यादत के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। हालांकि उस वक्त बशारुल असद जो हैं वो माहिर अमराज़ चश्म थे यानी कि डॉक्टर थे और उस वक्त वो डॉक्टर बनने की तरबियत हासिल कर रहे थे, लेकिन उनको ये अहम जिम्मेदारी जो है ये सौंप दी गई। सन 2000 के आते आते हाफिजुल असद का इंतकाल हो गया और उसके बाद बशारुल असद जो हैं उन्होंने इक़्तिदार का आगाज किया। लगभग 30 साल तक इक़्तिदार में रहने के बाद हाफिज अल असद का इंतकाल 10 जून 2000 को हो गया। सन 2000 में उनकी डेथ हो गई। बशारुल असद की उम्र उस वक्त सिर्फ 34 साल थी और उन्हें सदर बनाने के लिए आइन में तब्दीलियां करनी पड़ी क्योंकि उस वक्त 34 साल का कोई भी सदर नहीं बनता था और सदर के लिए कम से कम उम्र की हद जो है उसको कम कर दिया गया और उसके बाद वो सदर मुंतखब हुए क्योंकि उनके मुकाबले पर कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था। सन 2000 से लेकर 2011 तक बशारुल असद के इक़्तिदार का इब्तदाई अरसा जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सितंबर 2000 सन 2000 से लेकर 100 दानिशवरों ने माशाल्लाह उठाने और ज्यादा सियासी आज़ादी देने का मुतालबा किया जिसे बहादुर दमिश्क के नाम से जो है वो बिहार दमिश्क के नाम से जो है वो जाना जाता है। बशारुल असद ने इब्तदा में महदूद इस्लाहात मुतारिफ करवाई जैसे कि मईशत पर हुकूमत को कंट्रोल को कम किया गया, जबकि कुछ सियासी पाबंदियों को भी नरम करने की उन्होंने बात की, लेकिन उसके बावजूद मुखालफीन उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किए रखे। सन 2011 में शामी खाना जंगी का आगाज हो गया और अरब बिहार से मुतासिर होकर शाम के अंदर मुजाहिरीन ने सियासी आज़ादी और करप्शन के खात्मे का मुतालबा शुरू कर दिया, जिसके बाद जवाब में बशारुल असद की हुकूमत ने पुरतशद्दुद क्रैकडाउन शुरू कर दिया जिसमें खाना जंगी का आगाज हो गया। ये तनाज़ा इतना ज्यादा शिद्दत पकड़ गया क्योंकि मुतादिद मुखालिफ ग्रुप्स जो हैं वो उभरना शुरू हो गए और उसके बाद खाना जंगी के नतीजे में 3,88,000 से जायद अफराद की अमवात हो गई, जबकि 1,20,00,000 के करीब अफराद जो हैं वो बेघर हो गए। सन 2013 में कीमियाई हथियारों के इल्जामात लगना शुरू हो गए। बशारुल असद हुकूमत में गौता के शहरियों के ऊपर कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया गया। सन 2021 में बशारुल असद चौथी बार मुंतखब हो गए सदर और 95% उन्होंने वोट हासिल किए।
उसके बाद सन 2022 और 23 में हालात जो है वो मामूल पर आने की कोशिशें होती रहीं और सन 2024 में जो अल असद खानदान है उनके इक्तदार का सूरज जो है वो डूब गया। दिसंबर 2024 में शामी बागियों ने अचानक बर्क रफ्तारी से शाम में पेशकदमी शुरू कर दी। चंद दिनों में उन्होंने हुमस और हम्मा के अंदर अहम शहरों पर कब्जा कर लिया और हलब शहर के ऊपर भी उन्होंने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। 8 दिसंबर को शामी बागियों ने बशारुल असद हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर दिया और फिर उसके बाद बशारुल असद जो हैं वो अपने खानदान के साथ किसी नामालूम मकाम की तरफ जो है वो चले गए और अब ये कहा जा रहा है कि वहां का जो मरकजी चौक है वहां पर लोग आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, जबकि बशारुल असद का जहाज जो है वो इस वक्त तक लापता है और उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा है और इंटरनेशनल मीडिया उनकी मौत के क्लेम्स जो है वो कर रही है। तो आई होप कि ये बड़े आसानी से मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी होगी और वहां पर बागियों के कब्जे के बारे में भी आपको बता दिया होगा। यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात है, आप कहेंगे कि भाई इस मामले में आपने पीटीआई को क्यों घुसा लिया, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पीटीआई के तमाम अकाउंट से इस खबर को इतना ज्यादा इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसी तरह की बगावत करके कुछ कर दिया जाए। बहरहाल फैसला आप लोगों ने खुद करना है। मैंने आपके सामने सारी खबर रख दी है। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।